बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारा ISSB से रिलेट है कि ISSB में जब आप रिपोर्ट करते हैं डे 1 में, तो वहाँ पे आपको पहले दिन में ही जब आप जोहर हाल में बैठेंगे टेस्टिंग हाल में, तो आपसे जो सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उनका मानना ये है कि शायद ये कोई आम सा टेस्ट है या कोई फॉर्मेलिटी है। ये हम बात कर रहे हैं ISSB बायोडाटा शीट की, जो कि एक शीट है जिसमें आपके पास फॉर्म ए और फॉर्म बी दो तरह के फॉर्म होंगे। और हम देखेंगे कि कैसे इसको लेके चलना है, कैसे जो है इनको फिल करना है। और याद रहे स्टूडेंट्स, यही वो बायोडाटा शीट है जिसको डोजियर के नाम से भी जाना जाता है। और यही शीट जो है ये आपकी सिलेक्शन को आसान या मुश्किल बना सकती है। मैं एक बार फिर से अर्ज़ करता चलूँ कि ISSB बायोडाटा शीट आपके ISSB में जितने इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं उनमें एक ISSB बायोडाटा शीट भी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम बारी बारी लेके चलेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि बायोडाटा शीट जो है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पेज नंबर फर्स्ट जो होता है बायोडाटा शीट में, और इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाइट पूछी जाएगी, फिर वेट है, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका, फिर जो आपका ISSB का बैच है, कोर्स क्या है, डेट है और स्टेशन कि किस ISSB स्टेशन में है। आपने अपनी हाइट, वेट, अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क, बैच ID, कोर्स कौन सा है आपका और डेट वगैरह, इन सबको ज़हन में रखना है। और याद रहे कि ISSB में ये जो बायोडाटा शीट है इसमें आप जो कुछ लिखते जा रहे हैं ये सारा कुछ आपकी सिलेक्शन आपके लिए आसान या मुश्किल बनाता जाएगा। वो कैसे? मान लीजिए कि आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फादर इनकम, अब कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के वहाँ प्रूव करते हैं, या उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि उनके वालिद साहब की सैलरी कितनी है, या आगे पूछेंगे आपसे जो है नेट इनकम कितनी है आपकी फैमिली की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल फैमिली इनकम। तो आपने याद रखना है कि जो कुछ आप वहाँ पे लिख रहे हैं वो बिल्कुल सच हो, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे जो कुछ आप लेके चलेंगे ये आपके लिए बहुत मुश्किल करता जाएगा आपके अगले आने वाले जो 3-4 दिन का स्टे होगा आपका ISSB में। लिहाजा आपने ईमानदारी के साथ जो कुछ सच है उसको फिल करें, उसी तरह लिखें, क्योंकि सच जो है उसको डिफेंड करना नहीं पड़ेगा आपको। सच आपसे कोई 10 बार भी पूछेगा तो वो सच है। याद रहे कि ISSB में 3 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। एक आपके पास जो ग्रुप के ऑफिसर होते हैं जिसको GTO बोलते हैं, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर, वो आपको ग्रुप में वेरियस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू और डिफरेंट डायमेंशन से आपकी पर्सनैलिटी को परखते हैं, और आपको हर तरह से चेक किया जाता है कि आपका ग्रुप में आपकी पार्टिसिपेशन कैसी है। जबकि दूसरे सिलेक्टर 2 हैं, जिनमें एक आपके पास साइकोलॉजिस्ट होंगे। साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आगे हम उनको आगे वाले आने वाली नई वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे टेस्ट होंगे जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपने उनको कैसे जो है अटेम्प्ट करना है और किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने उनको लेके चलना है आगे। और तीसरे सिलेक्टर जो होते हैं उनका नाम होता है डिप्टी प्रेसिडेंट, और उनके साथ आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये बायोडाटा शीट जो है आपकी ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, और इसी तरह इसकी एक कॉपी जो है आपके दूसरे सिलेक्टर के पास। हम देखते हैं कि ये पेज नंबर 1 है। जैसा बायोडाटा शीट में आपके पास सबसे पहले हाइट है, वेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, और इसी तरह नीचे जो बातें लिखी गई हैं आपने अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर फादर का नेम कैपिटल लेटर में, योर डेट ऑफ बर्थ, एज लिखनी है पहले कितने साल के हैं आप, और टोटल एज यहाँ पे लिखेंगे एज के सामने, फिर ईयर्स में बताएंगे कितने साल के हैं आप, कितने मंथ हो गए और कितने दिन हैं आपके। ठीक है, आपको ISSB में साथ साथ ब्रीफ किया जाएगा, और आपने कभी भी ब्रीफिंग से पहले इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स जानबूझ के जल्दबाजी में इस पेपर को ख़राब करते हैं या कटिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही वायलेशन है रूल्स की। जब आपको ब्रीफ किया जा रहा है कि अभी आप वेट करें, आराम से केयरफुली उनकी बात सुने, तो आपने उनकी बात सुननी है,
तेज़ नहीं बनना, आराम से ब्रीफिंग्स को सुनते हुए आपने इसको फिल करना है, ताकि कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन भी है तो आप वो क्लियर करें और फिर वो स्टेप आगे आप प्रोसीड कर दें, ना कि आप गलत लिखें और ये चीज़ आपको नॉट रिकमेंड करवाएगी कि आप ब्रीफिंग गौर से सुन नहीं रहे। अब देखें, नेम है, फादर नेम, फादर इनकम है यहाँ पे, इसी तरह हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंक्लूडिंग डैड, मतलब आपके सिबलिंग्स जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। इस तरह जो ब्रदर्स हैं आपके, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं आपके भाई, रिलीजन क्या है आपका जो है सेक्ट क्या है, आपकी कास्ट क्या है, सब सेक्ट क्या है, ये सारा आपने लिखना है। मदर टंग जो आप ज़ुबान, मादरी ज़ुबान आपकी क्या है, उर्दू हैं तो उर्दू, पंजाबी हैं पंजाबी, अगर पश्तो आप बोलते हैं तो पश्तो लिखेंगे। आगे आप मैरिड हैं या सिंगल, अगर मैरिड हैं तो ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ के कितने साल हो गए आपको शादी किए हुए। आगे आप लिख लें नेम ऑफ हस्बैंड वाइफ, या अगर मेल हैं तो वो वाइफ लिखें, अगर फीमेल हैं तो वो अपने हस्बैंड का जो है नेम लिखे, फिर उसका ऑक्यूपेशन लिखे, फिर नंबर ऑफ़ चाइल्ड हैं अगर जितने बच्चे हैं उनके, फेवरेट पर्सनैलिटी और वाई। याद रहे ये पॉइंट पी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं वो आपने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ लिखना है, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो हमेशा सोच समझ के हर डिसीजन लेगा। आपने अगर यहाँ पे फेवरेट पर्सनैलिटी लिखनी है तो आपको प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न पता होना चाहिए कि अगर आपसे, क्योंकि इंटरव्यूअर ज़रूर पूछेगा कि आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है। लेट्स से कि आप कह दें कि कायदे आज़म, तो वो आपसे फिर आगे लिखा हुआ है भाई, अब उसकी रीज़न आप बताएं। अब आप रीज़न बताएंगे कि मैं जो है मुझे, क्योंकि वो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने ये किया, फ़लाँ काम किए और वो। अब आप अपनी सिलेक्शन में, अच्छी बात है आपने एक लीडर का इंतखाब किया, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी कंडीशन के बगैर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की जगह। लेकिन जब आपसे वो पूछेंगे रीज़न बताएं, आपसे पूछ सकते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, उनको क्या पसंद था क्या नापसंद, उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स, खूबियाँ हामियाँ। तो ये चीज़ें अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हैं फेवरेट पर्सनैलिटी, यहाँ पे अगर आपने लिख दिया तो आपको उसके आगे रीजंस भी पता होने चाहिए, आपने उसको आगे जाके लॉजिक भी देना है, एक्सप्लेन भी करना है, रीज़न बताएंगे आप फेवरेट पर्सनैलिटी की जगह पे अपने दोस्त का जिक्र कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स में मदर, फादर, या फिर फैमिली में अगर कोई है, या किसी का भी अगर लिख रहे हैं, किसी को भी मेंशन कर रहे हैं तो आगे आपको उसकी प्रॉपर रीज़न का भी पता होना चाहिए। इससे नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट से पूछा जा रहा है जो पहले ISSB में अपीयर हो चुके हैं। अभी उनकी ये बैच आईडी जो पहले वाली थी, किस कोर्स में अपीयर हुए, डेट क्या थी, उनका रिजल्ट क्या आया था, क्या वो रिकमेंडेड थे या नॉट रिकमेंडेड, और आगे एंड पे पूछा गया कि मेडिकल का रिजल्ट कैसा रहा था, क्या मेडिकली फिट थे या अनफिट थे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो पहले ISSB में अपीयर हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट नंबर 3 पे जो आपके पास एजुकेशन का हेडिंग है एजुकेशन की, इसमें टेबल में आपने अपना थ्रू आउट एकेडमिक की डिटेल्स देनी है। मतलब सबसे पहले आप स्कूल एंड कॉलेज से स्टार्ट करें, स्कूल लेवल से अगर स्टार्ट करें तो आप मैट्रिक यानी कि 9th 10th जो है वहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लें ओवरऑल आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने हैं, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, किस साल में किया, और सामने यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है मैट्रिक के, और कितने ग्रेड है, ग्रेड क्या था, मार्क्स कितने हैं या परसेंटेज क्या है। इसी तरह आगे स्कॉलरशिप अगर कोई अचीव किया है तो ठीक है, उसको मेंशन कर दें, नहीं किया तो नहीं। इससे नेक्स्ट फिर इसी तरह आप जो है इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं। मैट्रिक के बाद फिर लिख लें, नीचे लिखा हुआ है जूनियर कैम्ब्रिज, FA FSC BA BSc, तो जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आपने बहुत ही केयरफुली फिल करना। इससे नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पेज नंबर 2। टोटल 7 पेजेस हैं यहाँ, और ये पेज नंबर 2 है जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया सोशल एक्टिविटीज़। अब सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने किन किन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था सोशली, जैसा कि आपने स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह में किसी लेवल पे भी अगर ड्रामा वगैरह या मैगज़ीन या डिबेट वगैरह किसी भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट किया तो उसको यहाँ मेंशन कर दें। फिर आगे आप लिख लें उसकी पोजीशन, अगर आपने कोई अचीव की हो, यहाँ में इसमें आपको अचीवमेंट यहाँ कुछ हुई हो, आपके पास कुछ भी उससे रिलेट है तो आप उसको लिख दें, जैसे प्राइज़ एटसेट्रा वगैरह वगैरह, और साल बता दें, ईयर लिखा हुआ है, फ्राम कब से कब तक आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं।
आगे है नंबर 5 पे कॉलम, यहाँ पे आ जाता है आपके पास गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब याद रहे कैंडिडेट्स, ये पॉइंट नंबर 5 जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे याद रहे कि जो आप गेम्स और स्पोर्ट्स लिखेंगे ये आप अपने इंटरव्यू को आसान भी कर सकते हैं और मुश्किल भी। अब लेट्स से कि मैं जो है लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैं जो है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और 10-12 गेम्स के नाम लिख देता हूँ, और मुझे पता है कि भी डिटेल्स का नहीं है, तो ये मैं अपने लिए जो है अपने ISSB को मुश्किल कर रहा हूँ, अपने इंटरव्यूज़ को, अपने टेस्ट को मुश्किल करता जा रहा हूँ। लिहाजा वही चीज़ मेंशन करें जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो। अब आप क्रिकेट अगर लिख देते हैं तो वो पूछेंगे आपसे कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, या क्रिकेट से रिलेट आपसे क्वेश्चन कर लें कि पिच की लेंथ कितनी है, बाउंड्री की लेंथ, टोटल जो लेंथ कितनी होती है, ग्राउंड जो है उसका एरिया पूछ सकते हैं आपसे, नॉर्मली वो पूछ सकते हैं बैट जो है उसकी लेंथ कितनी है, आपकी विकेट्स जो हैं उनकी लेंथ पूछ सकते हैं, बॉल का डायामीटर पूछ सकते हैं। तो जो जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा जिम्मेदार होना पड़ेगा। आपने वो मेंशन भी करता है, वहाँ पे आपने एक एक चीज़ मेंशन करनी है। तो लिहाजा जो चीज़ आप लिखें उसके बारे में आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्रिकेट अगर लिख रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री से भी वो क्वेश्चन उठा सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के स्कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, स्टैट्स का पूछ सकते हैं कि कब किस टीम ने किसके अगेंस्ट क्या स्कोर किया था, कोई आइडिया है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में फिर पूछे जाएँ। नंबर 6 पे आपके पास जो चीज़ें हैं, यहाँ पे पूछा गया क्या आप कभी हॉस्टल में रहे हैं, अगर हाँ तो लिख दें यस, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल N/A लिख दें। इसी तरह अगर रहे हैं तो आप बताएं कितना अर्सा रहे, बिटवीन व्हाट एजेस, तो आपकी एज क्या थी तब। हैव यू ट्रैवल्ड अब्रॉड, क्या आप कभी बाहर गए हैं, अगर ठीक है, अगर गए हैं तो लिख दें, अगर नहीं तो फिर रहने दें। आगे जो पॉइंट C है, इसका सब हेडिंग जो 6 की C है, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव। देखें स्टूडेंट्स, आपकी कंपनी डिफाइन करती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस जगह पे बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आपकी गपशप है, कैसे लोगों के साथ आपकी ग्रुप बंदी है, किन लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यही चीज़ डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान हैं। आप अच्छे हो सकते हैं बुरे लोगों के मिड में बैठ के, लेकिन आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने सच सच लिखना है, ठीक है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव में आप लिखेंगे कि आपको किस तरह के दोस्त पसंद हैं, और यही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी। अभी आप पे है कि आप यहाँ पे क्या लिखते हैं। आगे नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ क्या हैं, और इंटरेस्ट और हॉबीज़ में आपने सच सच लिखें। अपनी हॉबीज़ जो लिखेंगे आपको वंस अगेन वही मैं बात करूं कि जैसे आपने ऊपर स्पोर्ट्स में लिखा, इसी तरह हॉबीज़ में भी जो जो चीज़ लिखेंगे उसमें आपको फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेट्स से आप कहते हैं मैं गार्डनिंग करता हूँ, मुझे बागबानी का शौक़ है, और वो आपसे थोड़ा सा टाइप्स का पूछ ले, फूलों की टाइप्स या दरख्त वगैरह किसी का नाम पूछ ले, कोई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही ना हो। लेट्स से आप कहते हैं कि मेरी हॉबीज़ में है कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो वो पूछ लेंगे आपने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया या कहाँ का इरादा है। अब जैसे जैसे आप बात करेंगे बात से बात निकलेगी, और आपका इंटरव्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी। और आपने ये ज़हन में रखना है कि आपको ये फॉर्म 2 बार फिल करना होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यही मिस्टेक होती है कि वो एक बार, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे हॉबीज़ के बारे में पूछा गया, एक बार कोई लिख देता है जी मेरी हॉबीज़ में है कि मैं सिंगिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरी बार जब उससे पूछा जाए या उसको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो यहाँ पे उसने लिखा सिंगिंग एंड फोटोग्राफी। अब इंटरव्यू में आप कह देते हैं कि नहीं मुझे जो हॉबीज़ हैं वो ट्रैवलिंग और जो है गार्डनिंग है, तो आप अपनी स्टेटमेंट से जो है कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट चेंज करते जा रहे हैं। तो ISSB का जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें आपकी चेक करने के लिए कि आप बात के पक्के कितने हैं, आप हॉनेस्ट कितने हैं। आप कभी ये तो नहीं करते एक डिसीजन लेके उसको बार बार चेंज कर रहे हैं, आप अपनी बात के पक्के कितने हैं। और हर तरह से आपकी पर्सनैलिटी को 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिनको सामने रख के आपकी जो पर्सनैलिटी उसको परखा जाता है।
आगे नीचे लिखा हुआ है आप कहाँ, वेयर वर यू ब्रॉट अप, विलेज और टाउन, जहाँ पे भी आप जो है आपकी परवरिश हुई वो लिख दें, आप मेंशन कर दें। प्लेस ऑफ बर्थ के किस शहर में, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो है आप पैदा हुए थे, जैसे कि आप लिख लें आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दें वहाँ। अगर कोई सिटी है आपका, आगे एरिया है कोई, तो उसको यहाँ पे लिख दें। आगे नंबर 7 जो है, हैव यू बीन इन एनी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, क्या आप कभी रहे हैं आर्मी के इदारों में, जैसा कि आप मिलिट्री कॉलेज में रहे हों या कैडेट कॉलेज एट्सेट्रा, तो वहाँ पे आप मेंशन कर दें कितने सालों के लिए रहे हैं आप। और अगर आप छोड़ चुके हैं वहाँ से तो रीज़न फॉर लिविंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हर बंदा छोड़ नहीं देता रास्ते में, क्या पता आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आई हैव कम्प्लीटेड माई डिग्री। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी कुछ लोग वहाँ से उस इदारे से हैदराबाद उसको कह देते हैं। तो जो भी रीज़न है, वर यू अ मेंबर ऑफ NCC, जानबाज फोर्स, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग एट्सेट्रा, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर मेंशन करें कि किसी भी आप मिलिट्री बैच से हैं या कहीं से भी, तो आप वो भी मेंशन करें। आगे उसका पूछा हुआ है उसकी डिस्टिंक्शन कितनी है, हाउ लॉन्ग, कितना अर्सा आप रहे। आगे आपने नंबर 9 में जो चीज़ है वो है आपकी एज ऑफ फादर, अगर अलाइव हैं, अगर हयात हैं, ज़िंदा हैं आपके वालिद साहब, तो आप उनकी एज लिख दें टोटल। और अगर इफ़ डेड एट द एज, अगर डेड हैं, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो जब उनकी डेथ हुई थी तो तब उनकी एज क्या थी। नेक्स्ट है एज ऑफ मदर इफ़ अलाइव, सेम टू सेम है अपनी वालदा साहिबा, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी एज लिखें, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो वहाँ पे लिख दें जब उनकी डेथ हुई थी तो एज कितनी थी। आगे योर एज एट फादर डेथ और मदर डेथ पे, अगर अल्लाह माफ़ करे किसी की वालदा या वालिद में किसी की डेथ हुई है तो वो आगे पूछा गया कि उनकी डेथ जब हुई थी तब आपकी एज कितनी थी। आगे उनकी काज ऑफ डेथ लिखा हुआ है। और डिड योर फादर या मदर री मैरी, क्या आपके माँ या वालिद साहब में किसी की दूसरी मरतबा शादी हुई, तो अगर है ऐसा कुछ तो लिख दें। व्हाट वाज योर एज एट फादर मदर री मैरिड, के दोबारा जब उनकी शादी हुई किसी की दोनों में से तो तब आपकी एज क्या थी। तो बस ये आगे इससे नेक्स्ट आ जाएगा पेज नंबर 3 आपके पास। पेज नंबर 3 में व्हाट सर्जिकल ऑपरेशन यू हैव अंडरगॉन, इससे पहले पूछा गया कि क्या आपने कभी ऑपरेट करवाया, कभी ऑपरेशन हुआ आपको, कोई सीरियस डिजीज़ हो, तो अगर ऐसा था तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है उसको। अगर आप यहाँ कुछ छुपाते हैं तो ऑब्वियसली वो फाइनल मेडिकल में वो चीज़ सामने आ जाएगी। लिहाजा अगर कुछ है नॉर्मली या आपने बचपन में या कभी भी अपने थ्रू आउट लाइफ में कभी कहीं कोई आपको डिजीज़ थी या ऑपरेट करवाया आपने, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि नॉर्मली ऐसा था, मैंने ऑपरेट करवाया, मैं ठीक हो गया। आगे है डिड यू एवर सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग, इफ़ सो अंडरलाइन दोज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेज नंबर 3 पे पॉइंट डी है, आपकी हेडिंग नंबर 10 थी, उसकी सब हेडिंग ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या ये नीचे दी गई चीज़ें जो है जो डिजीज़ का जिक्र किया गया यहाँ पे, क्या आपको इनमें से कोई ऐसी है जो आपको भी फील होता हो। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं जब ISSB में जाते हैं तो मोस्टली कंफ्यूज ही इतना हो जाते हैं कि जो डिजीज़ नहीं भी उनको होती वो भी वो फील करना शुरू हो जाते हैं इनको पढ़ के। मतलब लेट्स से कि एक बंदा है वो बस सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी पहुँचिए हाल में टेस्ट है आपका, वो भागता हुआ आता है और टेस्टिंग हाल तक पहुँचते हुए उसका सांस फूल जाता है। उसको ऐसे ही लगता है कि हाँ मुझे जो है सांस की प्रॉब्लम है या दम है मुझे, या ब्रीथलेसनेस है, या किसी के सर में दर्द हो जाता है, स्लीपलेसनेस, लोग 10-10 घंटे सोते हैं फिर भी कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। तो बहुत ही हाजिर दिमागी से कॉन्फिडेंट हो के कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ISSB इज़ द पंच, कि 5 दिन का 5 उंगलियों का ये एक पंच है। बस हाजिर दिमागी से अपने आप पे यकीन और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। हॉनेस्ट रहना आपने और बस एक्टिव हो के इसको सॉल्व करें जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर मसला है, जैसे किसी को बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेसनेस का इशू है तो बता दें हाँ है, अगर नहीं है तो ना इसको जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। हेडेक किसको नहीं होता, सबको होता है। आजकल कौन परेशान नहीं अपनी लाइफ में। तो रिलैक्स रहें, खुश रहें और एक्टिव रह के अपने ISSB को आगे प्रोसीड कर दें फर्दर।
आगे जी है लिस्ट ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग योर सेल्फ फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। अब यहाँ पे नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि आप कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनकी एज कितनी है और कर क्या रहे हैं। अब आपने कैसे लिखना है, अब आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे कि आपके कितने बहन भाई। आपने यहाँ पे उनके नाम नहीं लिखने, ठीक है। आपने यहाँ पे उनको इस ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले आपका, अगर लेट्स से कि सबसे बड़े भाई हैं आपके, तो आप बी लिख दें, आगे उनकी एज लिख दें, बी फॉर ब्रदर। यहाँ बी और एस का मतलब सिस्टर है। आप अगर ब्रदर हैं, सबसे बड़े कोई भी है आपकी फैमिली में, मान लीजिए कि आप 4 भाई हैं और सबसे बड़ा एक भाई है और 3 बहनें हैं और फिर 3 छोटी बहनें हैं, तो आप पहले लिखें सबसे एल्डर ब्रदर जो है उसके लिए बी लिखें, उसकी एज लिखें और आगे ऑक्यूपेशन के वो कर क्या रहा है। उसके बाद उससे छोटे जो हैं, अगर वो भाई हैं तो बी लिखते हैं, अगर सिस्टर हैं तो एस लिख के फिर उनकी एज लिखते हैं, फिर उनका पेशा क्या है। अगर वो कहीं जॉब कर रही हैं तो उनकी जॉब यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टली लिखते हैं कि वो स्टूडेंट हैं। आगे स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर, सुतेले बहन भाई भी आपके होते हैं, ठीक है। तो स्टेप ब्रदर अगर है तो एस लिख के स्लैश लिख के स्टेप ब्रदर लिखें। यहाँ पे जैसे कर्सर के नीचे मैंने यहाँ पे देखें एस स्लैश बी, मतलब कि आपका जो स्टेप ब्रदर है सुतेला भाई और स्टेप सिस्टर है सुतेली बहन जो होती है आपकी। तो अगर आपका कोई सुतेला भाई या बहन है तो आप उसको एस बी या एस एस लिख के उसकी एज लिख दें और आगे उनका ऑक्यूपेशन लिख दें। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दें, अगर वो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वो जॉब थोड़े से उसके बारे में बता दें। आगे नेक्स्ट है ये कॉलम नंबर 12 जो है आपके पास, ये उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सिविल एम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहा है कोई अगर, तो वहाँ पे आप से वो पूछ लेंगे, आप उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि कब से किस इदारे में जॉब कर रहे हैं, आपने वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो उसकी रीज़न भी आगे बता देंगे। आगे नंबर 13 पे आपसे पूछा जाता है सर्विस इन आर्म फोर्सेस। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो आर्म फोर्सेस से जाते हैं, जैसा कि सिपाही वगैरह चले जाते हैं कमीशन के लिए, तो वो सोल्जर्स होते हैं जो वो अपने रैंक के लिए या जैसे भी उनको शौक है आगे ऑफिसर बनने का, तो जो सर्विंग हैं आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं वो यहाँ पे ये पैराग्राफ 13 नंबर उनके लिए है कि वो सर्विस नंबर क्या उनका, वो किस तरह की कमीशन है, टाइप ऑफ कमीशन है, उसकी टोटल सर्विस कितनी है, कितने साल कितने मंथ हो गए, रैंक क्या उनका, आगे उनका जो चीज़ें पूछी गई हैं, यूनिट किस में है, तो ये डिटेल सारी उनसे रिलेट हैं जो कि आम पर्सन है, ठीक है, आर्मी से। आगे पेज नंबर 4 है, और पेज नंबर 4 जो है यहाँ पे आपने अगर मिलिट्री कोर्स किया हुआ है, मिलिट्री कोर्सेज़ में आपके पास जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स हैं उन्होंने ज़ाहिर है स्नाइपिंग कोर्सेज़ या राइफ़ल ये और वो कमीशन के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान अगर ने कोई ना कोई उन्होंने कोर्स वगैरह किया हुआ है तो उसके बारे में वो लिखेंगे, उन्होंने कोर्स कौन सा किया है, कब किया था, कितने वीक्स का ड्यूरेशन था, दुरानियाँ बताएंगे वहाँ पे कि 1 वीक में कर लिया था, 2 वीक में, कितने वीक हैं और किस जगह से किया था, स्कूल एंड प्लेस का जिक्र और रिमार्क्स में लिख दें आपके वहाँ पे रिमार्क्स क्या थे, कि आप गुड थे, एक्सीलेंट थे, क्या थे, कंप्लीट कर लिया आपने कोर्स। और नंबर 14 पे है व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सिलेक्टेड। अब ये नंबर 14 वाला जो आपके पास पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे। मोस्टली कैंडिडेट लिख देते हैं कि मैं जो है इंशाल्लाह मैं रिकमेंड ही हूँगा, मैं और कुछ नहीं सोच के आया, या इस तरह से कुछ लिख देते हैं। लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी पे आके लिखना है, कभी भी ज़िद में नहीं आ जाना। आप यहाँ पे लिखें कि आई होप फॉर द बेस्ट, कि मुझे अल्लाह ताला पे, अपने आप पे, अपनी मेहनत पे यकीन है, तो अगर मैं नाकाम हो भी जाऊँ तो मैं अपनी नाकामी से सीखूँगा, अगर मेरे में कोई कमी है उसको मैं कवर करके दोबारा अपीयर होऊंगा, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखूँगा। और अगर आर्म फोर्सेस में मैं ना भी हो सका तो उसके अलावा आप ऑप्शन वहाँ पे मेंशन कर दें। लाजिम नहीं कि आप ज़िद पे आ जाएं कि नहीं मैं यही करूँगा। अच्छी बात है कि आपका पैशन है ये,
तो मोटिवेटेड हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन आपने वहाँ पे रीज़न बतानी है। अगर नहीं सिलेक्ट होते तो इसके अलावा आपने क्या सोचा होगा, कोई सेकंड ऑप्शन भी लाइफ में है या नहीं। और आगे वाई में पूछा गया कि अगर है कोई ऑप्शन तो वो क्यों है, उसको आप क्यों चूज़ करेंगे। लेट्स से एक बंदा है, वो उसको उन्होंने पूछा कि आप आर्मी में नहीं आते तो क्या करेंगे, तो वो कहता है मैं चला जाऊँगा पुलिस में चला जाऊँगा। तो आगे रीज़न पूछी गई पुलिस में जाने की, तो यहाँ पर आपने रीज़न भी बताने। आगे 15 नंबर पे साइक का ये टेस्ट है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। इसमें वो पूछ रहे हैं ब्राइटली डिस्क्राइब द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। इसमें आपने ये जो आपके पास स्पेस है नंबर 15 और 16, इन दोनों लाइंस के मिड में जो एरिया दिया गया, इस पे आपने इसको आंसर लिखना है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं सकते। अब ये आप पे है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप कभी भी उसको भुला नहीं सकते, चाहे वो आपकी कोई अचीवमेंट ही क्यों ना हो। तो जैसी भी स्टोरी आपके माइंड में आ रही है, जो रियलिटी है, वो आप उसको बयान कर दें यहाँ पे, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछें तो वो सच की बुनियाद पे लिखी गई हो और आपको डिफेंड ना करना पड़े। ठीक है, तो ये 6 से 7 लाइन में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कोई इंसिडेंट अगर है तो। द इंफॉर्मेशन गिवन अबव करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। और यहाँ पे आपसे सिग्नेचर लिए जाएंगे, आपका एड्रेस है और आपका फ़ोन नंबर लिखें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5 है, और ये इस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, फॉर्म ए कहते हैं इसको। और फॉर्म ए आपसे 2 बार सॉल्व करवाया जाएगा और इसी तरह फॉर्म बी भी 2 बार सॉल्व करवाया जाएगा। पहले सबसे आपको फॉर्म ए 1 बार सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद फॉर्म बी, फिर दोबारा फॉर्म ए और फिर फॉर्म बी। अब होता कुछ इस तरह कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, एक मिनट, जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं आपकी स्पोर्ट्स और हॉबीज़ नंबर 9 और 10 पे भी जैसे आप देखें, और आपकी एजुकेशन से रिलेट, एक बार आप लिखते हैं मेरा मैट्रिक का स्कोर है 969, दूसरी बार आप लिख देते हैं 1079, तो ये आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से कि ये आपके फॉर्म जो हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी, दोनों सिलेक्टर्स के पास जाएंगे और आपने बड़ा केयरफुली इनको फिल करना है। याद रहे कि कहीं भी कटिंग नहीं करनी, कटिंग साइक की नज़र में कन्फ्यूजन की निशानी है, और इसका पता सीधा सीधा चल रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जो आप लिख रहे हैं शायद आपको डाउट है उस पर भी। ठीक है, तो आपने वंस अगेन फॉर्म ए में अपना बैच नंबर लिखेंगे कि बैच जो ISSB के फॉर्म पे होता है आपका, और चेस्ट नंबर। याद रखना कि आपके टेस्टिंग हॉल में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज़हन में रखना है कि ये चीज़ें सारी आपको ज़ुबानी याद आनी चाहिए कि मैट्रिक में आपका ग्रेड क्या था, मार्क्स क्या है, पासिंग ईयर्स के कौन सा है, और आपने सारी चीज़ें ये याद रखनी है ज़हन में। अक्सर वहाँ पे रोल नंबर भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ें, मार्क्स भी आपने कितने अचीव किए, आपके ग्रेड्स कितने थे, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी, क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेने के लिए बाहर नहीं भिजवाया जाएगा बार बार। नीचे 9 8 तक तो सारा कुछ वही है। नंबर 9 पे फिर स्पोर्ट्स और हॉबीज़। अब जो आपका बायोडाटा शीट में भी एक बार शुरू में पूछा गया था स्पोर्ट्स और हॉबीज़, अब यहाँ पे भी वही मेंशन करें ताकि आप जो सच लिख रहे हैं आपको वो डिफेंड ना करना पड़े, आप उसी बात पे टिके रहेंगे और जो सच है वो सच है। यहाँ पे आप हॉबीज़ लिखते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ अगर कोई इसके अलावा है वो भी लिखें, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अगर कर रहे हैं। फिर ये वही नंबर 13 जो है प्रीवियस ISSB एप्लीकेंट्स जो थे, जो पीयर पहले हो चुके हैं ISSB में, उनके लिए। और नंबर 14 पे जो है ये उन लोगों के लिए जो पहले कभी अब्रॉड गए हैं, किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया हो जिन्होंने, तो उसमें ईयर ऑफ ट्रैवल वो बताएंगे कब उन्होंने ट्रैवल किया, वजह क्या थी और कितना स्टे था वहाँ। आगे नंबर 15, 16, 17 में हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव एक्सक्लूडिंग योर सेल्फ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने भाई हैं, आपको निकाल के, मतलब आपके अलावा आपके कितने भाई हैं। मान लें कि आप 3 भाई हैं टोटल, तो आपने यहाँ पे लिखा आपका अपना आप एक्सक्लूड होगा, आपने अपने आप को यहाँ इसमें काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ ये लिखना है कि हम अगर 3 भाई हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 2, क्योंकि एक्सक्लूडिंग योर सेल्फ लिखा हुआ है। तो यहाँ ने आपने अपने आप को शामिल नहीं करना, आपने अपने अलावा बताना कि कितने भाई हैं आप। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, इसी तरह आपने बताना है कि आपकी कितनी बहनें, और ये फिर से वही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसमें ब्रदर और सिस्टर्स लिख दें, आप उनके नाम लिखें और वो एक तरतीब से आप लिख दें। ब्रदर ए में लिख लें जो सबसे बड़ा है,
या सब भाइयों का पहले एक ऑर्डर में लिख लें, सबसे बड़े भाई कौन है, उनसे छोटे भाई, फिर सिस्टर्स में भी इसी तरह एक तरतीब से उनके नाम लिखें। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉर्म बी, जो कि सेम टू सेम फॉर्म ए की तरह ही है, फॉर्म बी है। इसमें भी रिलीजन पूछा गया है आपसे, दोबारा ग्रेड पूछे गए हैं, मार्क्स पूछे गए हैं, वही चीज़ें हैं फॉर्म बी में भी। इसको बार बार फिल करवाने का मकसद यही है कि आप कहाँ पे मिस्टेक करेंगे, और जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे वो चीज़ आपके लिए आपके SSB को मुश्किल करती जाएगी। लिहाजा आप जो कुछ भी फिल करने जा रहे हैं आपने बहुत ही हाजिर दिमागी से और कॉन्फिडेंट होके, रिलैक्स होके, एक्टिव होके उसको टैकल करना है। आगे आखिरी जो आपके पास पेज नंबर 7 आ जाता है वो है रिलेशन इन डिफेंस फोर्सेस। ये पेज उनके लिए है जिनके रिलेटिव्स वगैरह कोई आर्मी में हैं। आप कैंडिडेट्स याद रखना है आपने कि कभी भी ऐसा नहीं करना। कुछ बंदे हैं कि वो जनाब मोहल्ले में भी अगर किसी ने कमीशन लिया हुआ है, या गांव में भी अगर किसी का, सिटी में भी कोई दूर दराज का बंदा है जो आर्मी में है, नेवी में है, तो वो भी उसकी जगह अंकल लिख के उसको वहाँ पे मेंशन कराते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है ब्लड रिलेशंस का, कि आपके खूनी रिश्तेदार जो हैं, जैसे आपके चाचू हैं सगे जो अब्बू के भाई होते हैं, या ताया हैं आपके, या आपके मामू हैं, और इसी तरह आपके भाई हैं, या आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, ठीक है, आपका कोई कज़न हो सकता है। तो जो ब्लड रिलेटिव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनसे रिलेट पूछा गया है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपकी फैमिली में कोई ब्लड रिलेटिव जो है, कोई भी बंदा आर्म फोर्सेस में है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो नेवी में है, चाहे वो एयर फोर्स में है, तो उसका आपने यहाँ पे जिक्र कर देना। उनका पहले सबसे पहले नाम लिखेंगे, उनका आगे रैंक लिखेंगे। अब देखें, मान लीजिए कि आपका भाई है कोई, तो भाई है, उसका नाम लिख के आगे उसका रैंक, पहले रैंक लिखें उसका, सॉरी, और आगे नाम लिखें उनका, फिर सर्विस एड्रेस की, उनकी पोस्ट कौन सी, आजकल वो किस जगह पे जॉब कर रहे हैं, या उनकी पोस्टिंग कहाँ पे है। और अगर सिस्टर हैं, रियल अंकल्स हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, कज़न्स हैं, तो ये सारा पेज भी आपने बहुत ही केयरफुली इसको फिल करना है, और इसको सच सच आपने लिखना है, ताकि आपको इंटरव्यू में अगर वो पूछें तो आपको पता हो। आपने ये भी याद रखना है कि आपने किस किस को इस पेज पे मेंशन किया। ये नहीं है कि आप यहाँ पे 10 लोगों को लिखाएं, आपको उधर इंटरव्यू में पूछें तो आप बोलें वो सर गलती से लिख दिया मैंने, या मुझे नहीं पता, मुझे रैंक नहीं उनके याद। तो ये चीज़ें पहले से ही आपने करके जानी है। और कोशिश करें कि एक ISSB का ये जो बायोडेटा शीट है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी PDF फाइल दे दूँगा नीचे, ताकि आप इसका PDF निकलवा के अपने साथ ले जाएं ISSB में। और जैसे ही आप डे फर्स्ट में इस टेस्ट से फ्री हों, तो जो कुछ आपने इस शीट के ऊपर फिल किया होगा टेस्टिंग हॉल में, आप एक बार उसको रात को फ्री होके बैठ के लिख लें। बेशक आपको याद है सब कुछ, लेकिन जब आप एक बार लिख लेंगे तो वो आपके अगले 4 दिन आपको हिफज हो जाएगा, एक रट्टा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपके दिन में। बेशक आपने सच ही लिखा, लेकिन मोस्टली कंडीशन ऐसी हो जाती है वहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ देता हूँ, यहाँ से आप PDF फाइल जो है डाउनलोड कर लेना। तो बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। होप फॉर द बेस्ट, अपना बेस्ट दें। आपके जो है बस में सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट देना लिखा हुआ है, बाकी रिस्क जहाँ पे किसी का लिखा हुआ है अल्लाह ताला की ज़ात उसको वहाँ पे पहुँचा देगी। कभी लाइफ में मायूस नहीं होना, और स्टिल यू आर अलाइव, यही सबसे बड़ा खुश रहने की रीज़न है कि आप अभी तक भी जिंदा हैं और आपके कदम ज़मीन पे हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सब लोगों की दुआओं का मुताज हूँ, आप सबकी दुआएं चाहिए, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।